जिनको भी मैंने बोलने के लिए बोला था उस सबके यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि सबका समस्या एक ही है, लेकिन मैंने जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे उनके नाम लेके मैंने उनको बोलने के लिए बोला, और सबका यही एक कंसर्न है कि बैक्टीरियल ब्लाइट है, और कुछ एरिया में ज्यादा है, कुछ एरिया में कम है, और इसका रीजन भी सबने बोल दिया कि बारिश की वजह से है, जो कि डेली बारिश आ रही है, कुछ जगह पे ओले यानी गारा वो भी हुई है, और उसके वजह से जो भी दाग धब्बे वहीं पे आए हैं उसके कारण ये बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ रहा है। उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए वही क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल बढ़िया बन चुकी है, और दोपहर में धूप रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और सुबह सुबह अगर खेत में आप जाओगे तो ओस पड़ी रहती है, फल या पत्ते जो है वो उसके ऊपर आपको इन्फेक्शन दिखेगा। और जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला था, कॉपर और एंटीबायोटिक है या कैप्टन प्लस एंटीबायोटिक है या हुआसान है या माइक्रोशील्ड है, ये सब स्प्रे भी हमारे हो चुके हैं, और 3-3 राउंड इसके होके भी बैक्टीरियल ब्लाइट अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। 5, 10, 50 या महेंद्र जी बोले कि 50% तक मेरे यहाँ पे इन्फेक्शन मुझे दिख रहा है, तो आगे इसको कैसे मैनेज करना है या बाहर शिफ्ट करना है वो हिसाब से अपन बात करेंगे। ऐसा अभी तक का जो सिचुएशन है ये सिचुएशन थी, और इसी के ऊपर मैं अभी बात करूंगा। पता नहीं आप लोगों को 1 महीने पहले जो भी वेबिनार अपन ने किया था, मैंने बोला था कि बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा, अच्छा खासा आएगा, और इसको जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां तक हमें कोशिश करते रहना है। और इसके लिए ये भी किया वो भी किया ऐसा मत करिए, जो एक शेड्यूल है वो शेड्यूल को फॉलो रखिए, वो वहीं पे सप्रेस रखना है। लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि इतनी ज्यादा जगह पे ओले गिरेंगे, जो हेलस्टॉर्म होते हैं वो पड़ेंगे, गारा अपन मराठी ज्याला म्हणतो, वो भी कुछ एरिया में बहुत ज्यादा हुआ। और 18 मार्च को मेरे खेत में भी बहुत ज्यादा ओले गिरे थे। आप लोगों को वो वेबिनार में मैंने भी बोला था कि मेरे खेत में भी बहुत ज्यादा ओले गिरे थे। कुछ फल मेरे यहाँ पे भी डैमेज हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट का आउटब्रेक नहीं है, जो कि परसेंटेज में नहीं बोल सकते। पूरे खेत में 10, 12, 15 फल होंगे जिसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है, और मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। अगर आपने मेरे को ये पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है जो हमें नहीं बताया, आपने किया और आपने इसको कंट्रोल में रखा, जैसे कि अभी श्रीपाद वल्लभ जी जो है वो बिल्कुल मेरे बाजू में है, उनके खेत का और मेरे खेत का एरियल डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो एक 8-10 किलोमीटर होगा। और मेरे आजू बाजू में भी बहुत सारे किसान हैं, उनके यहाँ पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट अभी अच्छी तरह से दिख रहा है, पत्तों के ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट है, छोटे पौधे जो है उसके ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है। तो अभी इसको अगर कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या स्प्रे हमें लेना है, इसमें हमें क्या बदलाव करना है। सेकेंड, पानी जो स्टेज में जितना चाहिए उतना पानी जाना चाहिए। कुछ चीजें मैं आज आपको टेक्निकली भी बोलने वाला हूं, जैसे कि महेंद्र जी बोले कि 21 दिन में मैंने 2 ही बार पानी दिया। हो सकता है आपके यहाँ पे बारिश ही इतना हुआ होगा कि जो मैं बोलता हूं जब तक लड्डू बनेगा तब तक पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेन रोल प्ले करता है आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स, और अवेना न्यूट्रीमिक्स में जो 2 न्यूट्रिएंट है, एक है मैंगनीज और एक है सल्फर। ये आपके पौधे में कभी भी डिफिशिएंट मत होने देना, ये आपके मिट्टी में कभी भी डिफिशिएंट नहीं होने देना, मतलब इसकी कमी कभी भी नहीं होने देना। एटलीस्ट उसको देने के लिए आपको रूट जोन गीला करना पड़ेगा। आपको पानी कम करने के लिए मैंने बिल्कुल बोला था, जहां पे लाल गांठ होती है और वो ग्रीन कलर में चली जाती है,
उस स्टेज में अगर बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल रहेगी तो वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन वो स्टेज में आप जितना पानी कम करोगे उतना उसका आउटब्रेक जो आएगा, ज्यादा जो उसका अटैक होने वाला है वो आप कुछ हद तक कम कर सकते हो। लेकिन प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा या पानी नहीं जाएगा, पौधा अगर स्टार्वेशन में जाएगा तो बैक्टीरियल ब्लाइट वैसे भी तो ज्यादा अटैक करेगा अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है पौधे में। तो फिर अभी अगर उसको हमें कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या स्टेप्स हमें लेना है, ये पहले से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जितना भी आपके खेत में अभी घास है वो आपको बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने में मदद करेगा। कुछ भी वीडिसाइड का इस्तेमाल मत करिए, जितना ज्यादा ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट डाइक्लोराइड उतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट। ये बिल्कुल रेड कलर में सेंटेंस लिख के आपके घर में लगवा दीजिए। जितना ज्यादा पैराक्वाट डाइक्लोराइड या ग्लाइफोसेट उतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट एंड विल्ट, यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी अगर थोड़ा सा जो भी घास है आपके खेत में वो अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको आप कट कर दीजिए। अगर थोड़ा छोटा है तो उसको बढ़ने दीजिए, उसको रहने दीजिए। आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आपको कंट्रोल मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी लड्डू बनने वाली सिचुएशन आपको रखना है। और अगर हफ्ते में लड्डू बनने वाली कंटिन्यूस सिचुएशन रहेगी तो भी आपको वहां पे अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के लिए पानी देना है। ये सिचुएशन में आपने थोड़ा सा एनपीके पीछे कर दिया, थोड़ा सा नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि बेसल डोज में आपके यहाँ पे जो भी एनपीके डाला हुआ है आपने, या जो भी गोबर खाद डाला हुआ है, जो भी नीम केक डाला हुआ है, उसी से आपको एनपीके अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एनपीके का मेटाबॉलिज्म होने के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है या बाकी न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने के लिए जो सल्फर की जरूरत होती है, इसको आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स से फुलफिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए ये मेरा जो भी अभी स्टेटमेंट रहेगा, इसका आंसर ये मत निकालना आप कि चलो कल ही जाके मैंगनीज लाते हैं और मैंगनीज छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं करना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सल्फर और मैंगनीज जो अवेना न्यूट्रीमिक्स से जा रहा है आपका, वो प्रॉपर है, आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें अगर गैप हो रहा होगा तो आप वो गैप मत करिए, वो दोनों जाने दीजिए। सल्फर आपके सॉइल का पीएच कम करके रखेगा और नाइट्रोजन, पोटैश, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये 5 न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाएगा जो डिजीज रेजिस्टेंस में अच्छा काम करते हैं। और दूसरा, मैंगनीज अगर जाएगा तो आपके मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए और प्लांट के अंदर एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए जो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ऊपर से स्प्रे करते हैं, 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन ऊपर से स्प्रे करते हैं, ये जो स्प्रे करके डिजीज जो हम सप्रेस करते हैं, वही प्लांट के अंदर इम्यूनिटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसको आप मैंगनीज के देते हुए कर सकते हो। तो उसको आप अवेना न्यूट्रीमिक्स से कंटिन्यूअस देते रहिए और वो आपके पौधे में एक डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ा के रखेगा। इसके ऊपर जो अभी आपका जो न्यूट्रिशन मास्टरी में है, उनको आगे चल के मैंगनीज का रोल हर एक डिजीज कंट्रोल करने में और मिट्टी के अंदर आने वाले जो पैरासिटिक फंगस है, जो फंगस प्लांट को डैमेज करती है या मिट्टी में वो कॉलोनी करके रहती है, उसको सप्रेस करने में, उसको मारने में कितना प्ले करता है, वो मैं उसमें डिटेल में बात करूंगा। तो मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। अगर आप अवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं दे रहे हो तो आप
0050 10 ग्राम पर प्लांट और मैंगनीज सल्फेट 10 ग्राम पर प्लांट, दोनों मिला के, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट दोनों कॉम्पेटिबल है, तो हफ्ते में एक बार ये दोनों भी मिक्स करके आप दे सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे अवेना न्यूट्रीमिक्स चल रहा है तो उसी में आपको अभी 0050 मिक्स करके देना है, दोनों एक साथ में चलेगा। टंकी में आप पानी ले लीजिए, उसमें 0050 10 ग्राम के हिसाब से मिक्स कर दीजिए, जो 7 लीटर प्रति एकड़ का आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स का डोज है वो उसमें डालिए और देते रहिए। जो भी सनलाइट अभी है वो ग्रीन पत्ते अगर आपके रहेंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस अच्छी रहेगी और एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो पौधे में अच्छा रहेगा। तो ये प्रिकॉशंस आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में और इरिगेशन में बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए करना है। अभी रही बात कि स्प्रे से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल मत करिए। शाम के टाइम आप माइक्रोशील्ड है या हुआसान है, ये ब्रांड का इस्तेमाल करिए 2 ml पर लीटर से। कितनी बार कर सकते हैं, जैसे आप जख्म रोज अगर ड्रेसिंग करते हैं तो रोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जख्म साफ करते हो, जो भी इनोकुलम वहीं पे है उसको आप कम करने में मदद करते हो। अभी तक मैंने पर्टिकुलरली ये 2 ब्रांड का पौधे के ऊपर फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट, मतलब पौधे को वीक करना, ऐसे इफेक्ट मैंने नहीं देखे हैं। आपको डिजीज को अगर सप्रेस करना है, समर के दिनों में अगर सप्रेस करना है, ज्यादा केमिकल के स्प्रे जब आपके होते हैं तब अगर उसको सप्रेस मतलब दबा के रखना है, तो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हुआसान और माइक्रोशील्ड, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये दिनों में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रह सकते। एक तो नंबर ऑफ स्प्रे आपके कम होते हैं, क्योंकि जो भी फंजीसाइड आपका जाएगा और आपने अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है जिसके अंदर फंगस है तो वो तो वैसे भी मरेगा, तो फिर वो वहीं पे पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रो होने में मदद करेगा और मदद थोड़ा सा करेगा, तुरंत आपका दूसरा फंजीसाइड वहीं पे जाएगा तो वो मर जाएगा और हमें लगेगा कि हमने तो ये भी स्प्रे कर दिया, हमने तो वो भी स्प्रे कर दिया। अगर ये दिनों में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल करना है तो जिस प्रोडक्ट में फंगस नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया है, जैसे स्पोर प्लस है, इसके बायोबीज ये कंपनी का स्पोर प्लस आता है जिसके अंदर बैसिलस की 3 स्ट्रेन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो आधा ग्राम पर लीटर। लेकिन उसके साथ में एसएसपी जो स्टिकर आता है इसके बायोबीज का, वो मिक्स करके इस्तेमाल करिए। उसके बाद अगर आपका कोई भी फंजीसाइड जाता है कॉपर छोड़ के, तो ये आपका इसको नहीं मारेगा। कॉपर छोड़ के, कॉपर में भी थोड़ी सी क्यूप्रासाइन रिलीज करके बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, तो कॉपर के स्प्रे थोड़े से आप कम कर दीजिए। और बैक्टीरिया अगर आपको लेना है तो स्पोर प्लस जो है इसके बायोबीज का, वो प्रोडक्ट आप लीजिए। उसके साथ में एसएसपी स्टिकर जो आता है वो आप आधा ग्राम पर लीटर डाल के इसका स्प्रे कर सकते हो। कोई भी फंजीसाइड के बाद में, या फिर जो भी आपका हुआसान है या माइक्रोशील्ड है उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपको लेना है तो ये आप ले सकते हो। अभी इसका शेड्यूल कैसे होना चाहिए, सेम शेड्यूल आपको कंटिन्यू करना है जब तक ये क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी। जो लोग यहाँ पे 100% ज्यादा से ज्यादा खबरदारी करके बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल में रखेंगे और उनका फल हार्वेस्ट तक लेके जाएंगे। आज कौन क्या बोल रहा है, क्या रेट रहेगा क्या नहीं रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अनार का रेट आपका 100 रुपीज से कम में नहीं बेचेंगे आप जुलाई अगस्त और सितंबर में। और ये सभी प्लॉट जो है अपने जुलाई अगस्त और सितंबर में हार्वेस्टिंग में आएंगे। वो भी मैं बोलता हूं आपको कि ठीक है छोड़ दीजिए, आपको रेट का तो कोई ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। वो जिस दिन आपको बेचना है उस दिन के रेट रहेंगे, और रेट रहेंगे इसलिए आज काम मत करिए। मुझे ये जो डिजीज है, ये डिजीज मेरे गार्डन में बढ़ने नहीं देना है।
अगर आप ज्यादा अभी खबरदारी नहीं लेंगे और अगर आपने ये डिजीज का इनोकुलम अगर आपके गार्डन में छोड़ दिया, प्लॉट नहीं स्प्रे कर रहे हो आप, पत्तों के ऊपर आएगा, ब्रांचेस के ऊपर आएगा, सभी फलों के ऊपर आएगा, नए फूल आएंगे उसके ऊपर आएगा, तो उसका जो इनोकुलम है, ये इनोकुलम आपके गार्डन में बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर आप बोलेंगे अरे यार ये तो अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जितना हमारा इग्नोरेंस रहेगा ये डिजीज के प्रति, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति, कि नहीं चलो अभी तो कुछ नहीं होने वाला, मैं थोड़ा सा खर्चा कम कर दूंगा, मैं स्प्रे नहीं करूंगा, तो ये डिजीज आपके गार्डन में आके इतना कॉन्क्रीट फाउंडेशन करके बैठेगा कि वो फाउंडेशन निकालना अपने लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्योंकि एक बार अगर वो छिलके से अंदर चला गया, ब्रांचेस के अंदर चला गया, वो तो वहीं पे रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए ये एक आपको केयर करना है कि मुझे ये फल तो बचाना ही है, जो रेट मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन मेरे गार्डन में इसको मुझे ज्यादा बढ़ाना नहीं है, इतना आपको कोशिश करना है ये बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति। अभी जिनके यहाँ पे एक ट्रायल करना है हमें सबको, जिनके यहाँ पे क्रॉप कवर भी डाला होगा तो भी करना है आपको, और नहीं क्रॉप कवर है वहीं पे भी 5 पौधों में करना है। आप इंग्लिश पेपर ले लीजिए और जितने भी फल 5 पौधे के ऊपर है सबको आप पैक कर दीजिए। पैक मतलब उसी से कोई भी बैक्टीरिया अगर उसको आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। और उससे पहले दिन आपको शाम को वहीं पे माइक्रोशील्ड या हुआसान ये स्प्रे लेने हैं, वो 5 पौधे के ऊपर ही ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से आप कवर करवा दीजिए स्प्रे से। और सेकेंड डे अर्ली इन द मॉर्निंग ये 5 पौधे आप खुद जाके गार्डन में इंग्लिश पेपर की रद्दी ले लीजिए। मराठी पेपर या हिंदी पेपर की रद्दी पानी सोख लेती है, इंग्लिश पेपर की रद्दी थोड़ी उसके ऊपर शाइनिंग रहती तो पानी पकड़ती नहीं है ज्यादा, तो ये पैक करवा दीजिए। और ये हार्वेस्टिंग तक खोलो भी मत, देखो भी मत अंदर क्या हुआ है। और जब हार्वेस्टिंग के टाइम बाकी उसके आजू बाजू के जो पौधे उससे हार्वेस्ट करिए और ये पौधे के पेपर निकाल दीजिए और फिर देख लीजिए कि दोनों में आपको क्या अंतर मिला है। मेरा ऐसा कहना है कि इस पौधे के ऊपर जिन फलों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट था वो फल आपके खराब होंगे, नए जो फल जिसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं था वो फल आपका बिल्कुल बैक्टीरियल ब्लाइट से नहीं जाएगा। ये अगर अपनी फाइंडिंग आती है सभी लोगों से, इसके लिए हम खास वेबिनार करेंगे कि जिन्होंने ऐसा ये प्रैक्टिस किया है तो उनके हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और वो अगर सही में काम करता है तो क्यों ना हम नेक्स्ट ईयर हर एक फल को कवर करवा देते हैं अगर बैक्टीरियल ब्लाइट, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन इस साल के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल अपने यहाँ पे चुनौती आएगी, बारिश समर में आएगी, कंटिन्यूस वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेगी। जो डिजीज ब्रेक उसकी साइकिल ब्रेक करने के लिए हमें क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, वो क्लाइमेटिक कंडीशन अभी नहीं मिलेगी, उसकी साइकिल बढ़ती रहेगी, उसका पॉपुलेशन अपने डिजीज प्रेशर जो है वो अपने गार्डन में बढ़ता रहेगा। तो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर में ये एक अपन करके देखते हैं, जो मैंने करके देखा है, मुझे रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि आप भी करवा के देख लीजिए। और फिर अगर ये काम करता है तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम हो जाएगी, हम फल को प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो नॉन ओवन की बैग होती है उसी से भी ये नहीं होगा, या कवर करके उसी से भी नहीं होगा, ये सिर्फ पेपर से होगा। क्योंकि पेपर से आप बाहर से जो भी बैक्टीरिया अंदर जाने वाला था फलों के ऊपर वो नहीं जाएगा, तो फिर इंफेक्शन ही नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे आपको मिलीबग जहां पे ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा। और ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जब रहेगी तब MBV 16 जो प्रोडक्ट है एसके बायोबिस कंपनी का, MBV 16 करके प्रोडक्ट आता है, वो आधा ग्राम, और उसके साथ में SSP स्टिकर जो आता है वो आधा ग्राम, ये करके आप शाम को स्प्रे करेंगे तो आपके यहाँ पे बाकी इंसेक्ट और मिलीबग भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस आपको करना है और मिलीबग को उसके अंदर ध्यान रखना है, तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट को आसानी से कंट्रोल में रखेगा। क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट अंदर से बाहर नहीं आता, बाहर से अंदर जाता है, तो फल के ऊपर जब तक वो नहीं पड़ेगा तब तक वो फल को डैमेज नहीं करेगा। और अगर फल के ऊपर होगा आज तो हम उसको
माइक्रोशील्ड या हुआसन से अच्छी तरह से स्प्रे करवा ले लिया है, तो फिर अंदर वो नहीं जाएगा और हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया हार्वेस्टिंग तक। हार्वेस्टिंग से पहले हम 10, 12, 15 दिन, क्योंकि कलर नहीं आता पेपर के अंदर, कलर नहीं आएगा, थोड़ा साइज भी कम रहेगा, एक 10%, 15% आपको उसका साइज भी कम मिलेगा। तो जब आपके यहाँ पे बादल आएंगे उस टाइम हम हार्वेस्टिंग से पहले उसको निकाल देंगे पेपर को, और फिर पेपर निकाल के हम उसको आसानी से डिजीज फ्री रख के मार्केट में भेज सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस आपको करना है। जिनके यहाँ पे ऊपर नेट डाली हुई है, जो एक नायलॉन का पेपर आता है, तो वो डाला हुआ है, उनके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट कम रहेगा। जिनके यहाँ पे ऊपर से नॉन वोवन का कपड़ा डाला है और अंदर हवा जाती है और स्प्रे भी जाता है, उनके यहाँ पे भी बैक्टीरियल ब्लाइट कम रहेगा। कंपैरेटिवली जिनका प्लॉट डायरेक्ट ओपन है, अभी भी सनलाइट के लिए डायरेक्ट ओपन है, या ओले डायरेक्ट उनके फलों के ऊपर पड़े हुए हैं, जख्म वहीं पे ज्यादा हुई है, तो उनके यहाँ पे ये बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा होगा। क्योंकि जो भी रेडिएशन है यूवी रेज का, वो जो पेपर आप डाल रहे हो या ऊपर से जो भी नेट आपने लगाई हुई है नायलॉन की, तो उसी से जो भी रेडिएशन अंदर कम जाएगा और पौधे में फोटोसिंथेसिस अच्छा रहेगा, एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ आपके पौधे में अच्छा रहेगा। जो भी आपके यहाँ पे अभी बैक्टीरियल ब्लाइट है, जिन जिन के प्लॉट में एवेना न्यूट्रीमिक्स कंटिन्यू जा रहा है, उनके यहाँ पे जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट है उससे बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट रह सकता था, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन कंटिन्यूस हम जो दे रहे हैं, पर्टिकुलरली सल्फर और मैंगनीज, ये दो न्यूट्रिएंट, उसी से आपके यहाँ पे आज जितना है उतने में ही आप जीतेंगे, ऐसा मैं आपको बोलूंगा। ये कंटिन्यू करिए और फिर आप जो मैंने आपको स्प्रे बोले हुए वो स्प्रे करिए। कॉपर का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करिए। आप वहीं पे कैप्टन और Z78 जो आता है झाइनेप जो प्रोडक्ट है उसका आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिनिटी के लिए मैं आपको दो ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल यानी आपका जो उसके अंदर बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा वो नहीं बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक जो प्लांट हर्ब्स होते हैं उसी से जो बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है, दो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ये अलोन लेना है, उसके साथ में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, एक केमिकल कुछ भी मिक्स नहीं करना है, वो आपके यहाँ पे कुछ हद तक बैक्टीरियल ब्लाइट को और एज अ फंजीसाइड बहुत अच्छा काम करेगा। उसका नाम है डीकोर, ये डिलाइट एग्रो का आएगा डीकोर नाम से। वो आपको लेना है 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर, बीच में इसका एक स्प्रे डाल दीजिए। और दूसरा एक प्रोडक्ट है डिजायर करके, वेंकटेश एग्रो का डिजायर, वो लेना है आपको 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम 1 लीटर पानी में, प्लस उसके अंदर आपको डालना है कुमानेल। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके अंदर कुमा झायरम जो आता है, कुमानेल 27%, तो कुमानेल ब्रांड है, जिस कंपनी का झायरम मिलेगा वो आप ले लीजिए। डिजायर 1.25 ग्राम प्लस झायरम 3 ml पर लीटर। इसके अंदर लिख लीजिए कि आपको स्टिकर कोई मिलाना नहीं है, ये स्प्रे में स्टिकर आपको मिलाना नहीं है। ये जो डिजायर का पाउडर आता है उसके अंदर पाउडर फॉर्मुलेशन का स्टिकर ऑलरेडी डाला होता है, तो ये दोनों मिक्स करके आपको इसका स्प्रे करना है। इसी से भी बैक्टीरियल ब्लाइट और बाकी जो फंगल इन्फेक्शंस है वो कंट्रोल करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में आप कैप्टन ले सकते हो या झाइनेब ले सकते हो। उसके साथ में आप स्टेप्टोसाइक्लिन अगर मिलता है तो स्टेप्टोसाइक्लिन ले सकते हो, या 2 ब्रोमोटो नाइट्रोप्रोपेन जो है बैक्टीरियल, वो उसके साथ में आप ले सकते हो। उसके बाद में ये जो 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैंने बोला है, डीकोर और डिजायर प्लस कुमानेल, तो ये स्प्रे अगर आप लेंगे तो फंजीसाइड का भी आपका काम होगा और आपका ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये बैक्टीरियल ब्लाइट का भी काम होगा। पानी डायरेक्ट बंद मत करिए, क्योंकि ये दिनों में अगर आप डायरेक्ट पानी बंद करोगे और ऊपर से अगर बारिश हुई है, बारिश से अगर 6-7 इंच तक अगर नमी गई है, तो वो जो हीट मिट्टी के अंदर तैयार होती है उसी से भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है। और ये जो बारिश है इतनी ज्यादा नहीं होती कि नीचे तक पानी चला जाएगा,
तो फिर ये सॉइल की जो भी हीट है वो हीट निकालने के लिए जो अपना इरिगेशन का पानी है ये आपको देना ही पड़ेगा। अभी एंटीबायोटिक एक मैंने ले लिया है, तो एंटीबायोटिक के बाद दूसरा एंटीबायोटिक मैं कब देना चाहिए? स्टेप्टोसाइक्लिन है या कासुगामाइसिन है या 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन है, किसी भी हालत में पौधा अगर आपको हेल्दी रखना है 10 दिन के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आज भी आपने स्टेप्टोसाइक्लिन ले लिया है तो नेक्स्ट स्प्रे आपका 10 दिन के बाद ही जाएगा कासुगामाइसिन या 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन का। उसके बाद 10 दिन के बाद ही जाएगा, अगर कासुगामाइसिन लिया है तो आप वहीं पे 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन ले लीजिए या फिर स्टेप्टोसाइक्लिन लीजिए, लेकिन कंटिन्यूअस एक ही एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कोई भी बैक्टीसाइड का, और 10 दिन के इंटरवल से ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा ही, उससे कम में कभी भी मत इस्तेमाल करिए। और इसे भी आपका प्लॉट बहुत ज्यादा अगर है और आप बोलेंगे कि नहीं मैं स्टेप्टोसाइक्लिन बहुत 8-8 दिन में, 3-3 दिन में, 4-4 दिन में इस्तेमाल करूंगा, मत करिए, क्योंकि पौधे आपके बहुत वीक हो जाएंगे। कुछ भी बोलिए आप कि नहीं होते, मैं बोलता हूं कि नहीं होते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट एक रहेगी कि जिनके खेत में अभी तक बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है, जिनके खेत में अभी तक उनको कभी भी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं मिला है, तो उन्होंने स्टेप्टोसाइक्लिन, कासुगामाइसिन, कोनिका और 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को खेत में नहीं लाना है। आप सिर्फ माइक्रोसील्ड और हुआसन का स्प्रे करिए, जो भी आएगा वगैरह थोड़ा फंगल या कोई भी आएगा तो उसको वो क्लीन रखेगा। और उसके बाद में जो मैंने आपको स्पोर प्लस बोला है, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, सिर्फ बैसिलस की 3 स्ट्रेन उसके अंदर है, और एसएसपी स्टिकर के साथ में दोनों आधा-आधा ग्राम ले लीजिए, आपके यहाँ पे अच्छी तरह से कंट्रोल आपको मिलेगा। और बीच में एक फंजीसाइड आपको डालना है जिसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं रहेगी, वो आपको स्प्रे करना है। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना है। और कोई भी एंटीबायोटिक जब आप लेंगे, बैक्टीसाइड लेंगे, तो उसका अंडरडोज या ओवरडोज मत करिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आपको लेना है तो 0.25 ग्राम पर लीटर ये डोज से लेना है। 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन अगर लेना है बैक्टीसेल तो आधा ग्राम पर लीटर लेना है। कासुगामाइसिन अगर आपको लेना है तो कासुगामाइसिन आपको 2 ml पर लीटर लेना है। और कॉम्बिनेशन में अगर आपको कोनिका लेना है तो 2 ग्राम पर लीटर पानी में जाना चाहिए। अंडरडोज मत करिए, ओवरडोज मत करिए। 10 दिन का इंटरवल रख के आपको इसको स्प्रे करना है। और ये जो जंग है अपनी, ये जंग अपने को जितना है, क्योंकि ये साल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब करोगे तो मुझे लगता है घास रहने दीजिए, जितना ज्यादा घास आपके खेत में बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा, उसको मत निकालिए, उखाड़िए मत, विडीसाइड इस्तेमाल मत करिए, कटिंग भी मत करिए। लगे तो ग्रुप के ऊपर मैं मेरे कल के फोटो डाल देता हूं मेरे खेत के। आप बोलेंगे अरे यार क्यों खेती करता है, इसकी खेती इतनी खराब है, इतना घास है, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट भी तो नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि ज्यादा आप क्लीन मत रखिए समर्स में पर्टिकुलरली। जितना ज्यादा घास आपके खेत में रहेगा उतना ही आपका पौधा हेल्दी रहेगा। और इस प्रकार से ये प्रिकॉशंस लेके आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर काम करना है और इसी से सक्सेस हमें लेना है। ठीक है।